हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आज तिङन्त प्रकरण। आप जानते हैं कि पीजीटी के सिलेबस में सभी धातुओं का 10 लकारों में रूप याद करना है। तो आज हम भू धातु से स्टार्ट करेंगे, उसकी सिद्धि प्रक्रिया समझेंगे। आज के पिछले वीडियो में मैंने जो तिङन्त प्रकरण होता है उसका सामान्य परिचय दिया हुआ था, लेकिन आज हम इसमें रूप सिद्धि करेंगे। तो संस्कृत में जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो बिना पद बनाए शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत व्याकरण में जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो बिना उसको पद बनाए व्याकरण शास्त्र में उसका प्रयोग नहीं होता। किसी भी शब्द का कहा जाता है ना, अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद बनाए प्रयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृत व्याकरण में पद 2 प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिङन्त। सूत्र क्या है? सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम, सुप्तिङन्तम पदम। उसके बाद तिङन्त प्रत्यय 18 प्रकार के होते हैं। आज हम तिङन्त प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो तिङन्त जो प्रत्यय होते हैं वह 18 प्रकार के होते हैं। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग, ये 18 तिङन्त प्रत्यय होते हैं। इन्हें स्टार्टिंग से ती से लेके महिंग के अंग तक जोड़ेंगे तो ये तिंग कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं, जिसमें से प्रारंभिक के जो 9 हैं वह परस्मै पद के हैं और बाद के जो 9 हैं वह आत्मनेय पद के हैं। बाद में कौन 9? त आताम झ, ये थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग, ये 9 प्रत्यय आत्मनेय पद। अच्छा, परस्मै पद और आत्मनेय पद संज्ञा का फल क्या है? जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है। तो यहाँ पर परस्मै पद आत्मनेय पद से क्या तात्पर्य है? तो परस्मै पद आत्मनेय पद से कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि परस्मै पद कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है और हमें जब कर्म और भाववाच्य बनाना होगा तो हम वहाँ पर आत्मनेय पद का प्रयोग करते हैं। इन 18 प्रत्ययों का प्रयोग लट लिट आदि लकारों के स्थान पे होता है। इन प्रत्ययों का जो परस्मै पद आत्मनेय पद के ये जो तिङन्त प्रत्यय हैं 18, इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो लकार के स्थान पे होता है। लकार क्या है? तो ये लट लुट आदि जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो कौन सा वाक्य किस काल में रहना चाहिए, उसका किस विधान से प्रयोग करना चाहिए, इसको बताने के लिए ये लट लिट आदि 10 लकार कहे गए हैं, जिसमें से 3 भूतकाल होते हैं, 3 भविष्यकाल होते हैं। 3 भूतकाल 3 भविष्यकाल अर्थात एक परोक्ष भूतकाल, दूसरा अनद्यतन भूतकाल और तीसरा जो है सामान्य भूतकाल। ये भूतकाल के 3 भेद हो गए। फिर भविष्यकाल के भी 3 भेद हो जाते हैं। कौन सा? एक सामान्य भविष्यकाल, जैसे भविष्यत भविष्यतः भविष्यन्ति। एक अनद्यतन भविष्यकाल, यानी जैसे श्व गमिष्यति, वह कल जाएगा। तो कल जाएगा ये आने वाला, जो आज का भविष्य नहीं, कल का भविष्य है। कल हमेशा परोक्ष में ही रहता है, लेकिन जो कल के लिए कहें हम, टुमारो के लिए बोले हम, तो वहाँ पर अनद्यतन भविष्यकाल का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा हेतुमत क्रिया से जो भविष्यकाल किया जाए। हेतुमत क्रिया के निमित्त जब कोई कार्य किया जाए, अर्थात जैसे यदि आप कृष्ण को नमस्कार करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। यह जो, यदि हम बात कहें कि अगर आप कृष्ण को प्रणाम करेंगी तो आपको सुख मिलेगा, यदि हम जब ऐसा कहना होगा तो इस काल को कहने के लिए होगा, ये करेंगी तो ये होगा, वो करेंगी तो ये होगा। तो इस तरीके से जब हमें वाक्य का प्रयोग करना होगा तो वहाँ पर हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह भविष्यकाल के भी 3 भेद हो गए, सामान्य भविष्यकाल, अनद्यतन भविष्यकाल और हेतु, किसी क्रिया के हेतु से जब कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पर तीसरा भविष्यकाल हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसे इसके बाद आता है सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल एक ही होता है जो आज का है, वह लट लकार हम कहते हैं उसे। फिर उसके बाद आता है हमारा आज्ञा। आज्ञा 3 किसी को जब हम किसी बात कोई कार्य करवाना होता है, जब किसी को कुछ कार्य करने के लिए हम कहते हैं तो वह भी 3 प्रकार से होता है। एक तो लोट होता है, लोट लकार हम कहते हैं, जिसमें हम आज्ञा देते हैं। उसके बाद और दूसरे तरीके से वाक्य हम किस तरीके से देंगे, तो थोड़ी सी हम आज्ञा देते तो हैं लेकिन विनय पूर्वक आज्ञा देते हैं। जैसे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर चाहिए वाला अर्थ निकल के आए वहाँ पर विधि लिंग
लिंग, यह भी आज्ञा का ही एक रूप है, प्रेरणा का ही एक रूप है। लेकिन प्रेरणा, जैसा जब हम किसी अपने छोटे को आज्ञा देते हैं तो ये काम करो, डायरेक्ट आज्ञा दे देते हैं। लेकिन जब हम किसी बड़े को आज्ञा देते हैं या बड़े से कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर हम चाहिए वाला अर्थ है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, एक तरीके से सुझाव देते हैं। तो जब हमें ऐसा प्रयोग करना होगा तो हम वहाँ पर विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है आर्षी लिंग। आर्षी लिंग में क्या होता है? आर्षी लिंग में दिया जाता है किसी को वचन, किसी को प्रेरणा, किसी से हम बात कहते हैं लेकिन वह आशीर्वाद अर्थ पे देते हैं। जब हम किसी को बात आशीर्वाद के तौर पे देते हैं, कहते हैं, तो वहाँ पर आर्षी लिंग होता है। और जहाँ पर हम किसी से निवेदन करते हैं, वहाँ पर चाहिए सुझाव देते हैं, तो वहाँ पर हम विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। और हम जब किसी अपने छोटे को आज्ञा देते हैं तो वहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने 10 लकार सामान्यतया जान लिए। अच्छा, अब आइए हम भू धातु की रूप सिद्धि करते हैं। तो लट लकार को करने वाला कौन सा सूत्र है? वर्तमाने लट, यानी लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। देखिए, भू प्लस लट, वर्तमाने लट सूत्र से। फिर उसके बाद तिप तस झी, ये जो सूत्र अभी आपने पढ़ा ऊपर, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, यह सूत्र कहता है कि लट लोट आदि जी ये जो लकार कहे गए हैं, इन लकारों के स्थान पर ये तिप तस झी आदि प्रत्यय हो। ये तिप तस झी प्रत्यय कहाँ हो? लकारों के स्थान पे हो। तो यहाँ भू से लट लगा हुआ है, लट में टकार की संज्ञा हो जाती है तो ल शेष बचता है। अब इसी लकार के स्थान पे तिप आदेश हो जाएगा, ये प्रत्यय लट के स्थान पे आ जाएगा। तो हमारा रूप बन जाएगा भू प्लस तिप। उसके बाद भू प्लस तिप होने से एक सूत्र आता है तिंशित सार्वधातुकम। तिंशित सार्वधातुकम क्या कहता है? यह सार्वधातुक संज्ञा कहता है। यह कहता है कि जो तिङंत प्रत्यय होते हैं और शित प्रत्यय होते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा हो। तिंग प्रत्यय यानी ये जो तिप तस झी आदि ये 18 कहे गए हैं, ये तिङंत कहे जाते हैं। और शित प्रत्यय वो होते हैं जहाँ पर श की इत संज्ञा हुई हो, जैसे सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में श की इत संज्ञा हो जाती है लसक व तद्धिति से। फिर आपका शानच प्रत्यय हो जाता है। इस तरीके से शप प्रत्यय हो जाता है ना, सप प्रत्यय। तो इस तरीके से जहाँ पर भी स की इत संज्ञा हो जाती है और जहाँ पर तिंग प्रत्यय हो, ऐसे तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय सार्वधातुक कहे जाते हैं। सार्वधातुक संज्ञा करने का क्या फल होता है? तो सार्वधातुक संज्ञा करने का फल यह है कर्तरि शप से शप का आगम होना। सार्वधातुक संज्ञा करने का क्या फल है? तो कहते हैं यदि कर्ता अर्थ में आपको तिप तस झी आदि प्रत्यय ले आना है और वह तिङंत प्रत्यय सार्वधातुक हो तो वहाँ पर धातु और प्रत्यय के बीच में शप का आगम हो जाए। तो यहाँ पर कर्तर शप से यह भू से तिप प्रत्यय लगा है। तिप एक तिङंत प्रत्यय है। तिङंत प्रत्यय होने की वजह से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है और सार्वधातुक संज्ञा होने की वजह से जहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होती है तो धातु और प्रत्यय के बीच में शप एक विकर्ण जुड़ जाता है। तो यहाँ पर शप जुड़ गया। अब शप में भी पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप असे लोप हो जाता है। और आदि शकार के लशक को तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, शेष अ बचता है। तो हमारा रूप बनेगा भू प्लस अ प्लस ति। भू प्लस ये अनुबंधों का लोप होकर हमारा रूप क्या बना? भू प्लस अ प्लस ति। अब एक सूत्र आता है सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः क्या कहता है? यह कहता है यदि किसी धातु के बाद सार्वधातुक प्रत्यय हो अथवा आर्धधातुक प्रत्यय हो तो एक अंत अंग को गुण हो जाए। जो इगंत धातु हो उस इगंत धातु के इक को गुण हो जाए। तो यहाँ पर भू इगंत है। इगंत कहने का तात्पर्य है इक से जिसका अंत हुआ हो। इक एक प्रत्याहार है। इक के अंतर्गत आ ई उड़ ये सब जो आप पढ़ी हैं तो इक के अंतर्गत ई उ रील री ये 4 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर धातु में इन चारों वर्णों में से कोई एक होना चाहिए। चाहे धातु से ई लगा हो, चाहे धातु को उ से अंत हो, चाहे री से अंत हो, चाहे री से अंत हो। तो यहाँ से उ का अंत हुआ
हुआ है, भू में ऊ लगा हुआ है, इसलिए यह इगंत धातु है। और इगंत धातु होने की वजह से यहाँ पर तिप प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो तिगंत होने से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, और जहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा हो वाला प्रत्यय रहता है तो वहाँ इगंत धातु को गुण हो जाता है। तो गुण हो जाएगा, गुण क्या होगा यहाँ पे, ऊ को ओ आदेश हो जाएगा। अत एंग गुण है, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब ऊ के स्थान पर स्थानांतरतमः से ओ आदेश हो जाता है, यहाँ गुण हो जाएगा, तो भो अ ति ऐसा हमारा रूप बन जाएगा। फिर एचो अयवा यावह से ओ को अव आदेश हो जाए। एचो अयवा अय वा यावह क्या कहता है, यह कहता है कि यदि एच के बाद कोई भी स्वर हो तो उस एच को अव आदेश हो जाए, उस अच को एच को अव आदेश हो जाए। जैसे इधर भो में ओ है, ओ एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने के से आगे अ एक स्वर भी है, इसलिए दोनों को मिला के अव आदेश हो जाएगा, तो भवती इस तरीके से हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आइए हम दूसरा रूप सिद्ध करते हैं। यह तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप सिद्ध हुआ, भवती। फिर से एक बार हल्का सा देख लीजिए, भू से हमने लट किया, वर्तमान लट सूत्र से, तिप तस झी सिप्थस्थ इस सूत्र से हम तिप को ले आए लकार के स्थान पे। फिर तिंग सित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। किसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, तिप। यह तिगंत प्रत्यय है, इस वजह से भू और तिप दोनों के बीच में शप का आगम हो गया। क्यों शप का आगम हो गया, क्योंकि इनकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है। जहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होती है वहाँ कर्तरी शप से धातु और प्रत्यय के बीच में शप का आगमन हो जाता है, तो यहाँ पर शप का आगमन हो गया है। फिर हम अनुबंधों का लोप करके, यानी हलंत्यम से पकार की, फिर शकार आदि की लोप करके भू अ ति ऐसा हमारा रूप बना है। फिर सार्वधातुक अर्धधातुकेयों से हमने ऊ को गुण करके ओ कर दिया। फिर एचो अयवा यावह से हमने अव आदेश कर दिया, हमारा रूप भवती प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में सिद्ध हो गया। अब हम लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप सिद्ध करेंगे। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में हम कौन सा प्रत्यय ले आएंगे, तिप यह प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, तस यह प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है, तो हम यहाँ पर तस ले आएंगे। तो तस ले आएंगे, भू से लट हुआ वर्तमान लट सूत्र से, फिर तप तस तिप तस झी इस सूत्र से लट के स्थान पर तस आदेश हो गया। फिर वही तिंग सित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, और सार्वधातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक कर्तरी शप से शप का आगमन हो गया। फिर वही हलंत्यम लशक तद्धिते से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होकर रूप हमारा बना भू प्लस अ प्लस तस। उसके बाद सार्वधातुक अर्धधातुकयों से इगंत अंग को गुण हो गया, भू को ओ हो गया, तो भो प्लस अ प्लस तस ऐसा हमारा रूप बना। फिर वही एचो अयवा यावह से अव आदेश होकर भव तस ऐसा हमारा रूप बना। फिर सस जो सो रू से कहता है कि लास्ट में आए हुए जहाँ पर स हो उस स को रू हो जाए, स को रू हो करके रुत्व को विसर्ग हो करके खरावसानो विसर्जनीय से भवतः यह हमारा रूप सिद्ध हो गया। उसके बाद आता है अब हम प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ले आएंगे। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में हमारा रूप बनता है भू प्लस लट वर्तमान लट सूत्र से। फिर लट के लकार के स्थान पे तिप तस झी अब सूत्र प्रत्यय आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर झी ले आएंगे, क्योंकि हम बहुवचन का रूप बना रहे हैं इसलिए हम झी लेकर आए हैं। फिर तिंग सित सार्वधातुकम से उसी प्रकार इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है वहाँ पर धातु और प्रत्यय के बीच में शप का आगमन हो जाता है। इस तरह हमारा रूप बन गया भू प्लस शप प्लस झी। फिर उसके बाद अनुबंधों का लोप हो करके भू प्लस अ प्लस झी यह हमारा रूप बना। फिर सार्वधातुक अर्धधातुकयों से गुण आदेश हो गया, भो प्लस अ प्लस झी ऐसा रूप बन गया। फिर उसके बाद एचो अयवा यावह से अच अव आदेश होकर भव प्लस झी हमारा ऐसा रूप बना। फिर उसके बाद एक सूत्र आता है झो अंत है। यह क्या कहता है, यह कहता है कि प्रथम पुरुष बहुवचन में जो झी है उस झी को अंत आदेश हो जाए। तो यहाँ पर भव के बाद जो झी था उस झी को अंत आदेश हो करके उसमें इकार इसमें जुड़ गया, अंति हो गया, भव प्लस अंति। फिर उसको हम अतो गुणों से संधि कर देंगे, रूप हमारा बन जाएगा भवंती। इसी तरह अब हम अगला रूप सिद्ध करेंगे। यह तो प्रथम पुरुष हमारा सिद्ध हो गया, एक वचन में भवती,
द्विवचन में भवतः और बहुवचन में भवन्ति, ऐसा हमारा रूप बना। भवन्ति क्यों बना? क्योंकि जी को अंत्य आदेश हो जाता है। फिर भू से हम मध्यम पुरुष एक वचन में शिव प्रत्यय ले आएंगे। शिव प्रत्यय ले आने के बाद तिंग से सार्वधातुकम से वही इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, और जिसकी सार्वधातुक संज्ञा होने का फल है कर्तरी शब्द से शब्द का आगमन, तो शब्द का आगमन हो जाएगा। फिर वही अनुबंधों का लोप होकर के हमारा रूप बनेगा भू प्लस अ प्लस सी। पकार की हलंतम से संज्ञा हो गई, सी हमारा ऐसा रूप बन गया। फिर सार्वधातुक अर्धधातुकयों से गुण होगा, और एचो अवयव से भव प्लस सी हमारा रूप बना, संधि कर देंगे भवसी। इस तरीके से हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हम सिद्ध करेंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन में फिर वही भू प्लस लट, फिर वही सिप्तस झी से आदि। मध्यम पुरुष द्विवचन में थस हम लाते हैं प्रत्यय, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय हो गया। फिर भू कर्तरी शब्द से हम इसको शब्द ले आएंगे। पहले सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। सार्वधातुक संज्ञा क्यों करेंगे? क्योंकि तिप्तस झी यह तिगंत के अंदर आता है, तिगंत के अंदर आने से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। सार्वधातुक होने का फल है कर्तरी शब्द से शब्द का आगमन, और शब्द वो जो है वह धातु और प्रत्यय के बीच में आता है। तो फिर अनुबंधों का लोप करके हमारा रूप बनेगा भू प्लस अ प्लस थस। इसी तरह फिर सार्वधातुक अर्धधातुकयों से हम गुण कर देंगे, गुण को एचो अवयव से अव कर देंगे भव थस, ऐसा हमारा रूप बनेगा। फिर स को रुत्व विसर्ग करके भवथः, यह रूप हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरह जैसे भवथः हम बनाए तो इसमें सकार था, विसर्ग हो गया था। अब इधर भू से थ प्रत्यय मध्यम पुरुष बहुवचन में था लगता है। तिप तस झी प्रथम पुरुष, शिप थस था, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में था लगता है, तो था जोड़ देंगे, वही हमारा रहेगा भू प्लस था। फिर शब्द का आगमन, फिर धातु को गुण, गुण को अव आदेश अवयव से, फिर भवथ रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद हम उत्तम पुरुष में लाएंगे। तो उत्तम पुरुष में आप सब जानते होंगे कि मिप प्रत्यय लगता है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो भू प्लस मिप हमने ऐसा किया। अनुबंध में पकार हलंत है, हलंत का हमने लोप कर दिया। भू प्लस सार्वधातुक संज्ञा करके हम यहाँ पर शब्द का आगमन किए कर्तरी शब्द से, हमारा रूप बना भू प्लस शब्द प्लस मिप। फिर उसके बाद सार्वधातुक अर्धधातुकयों से गुण हो गया, और एचो अवयव से भव प्लस मी, हमारा ऐसा रूप बना। फिर एक सूत्र आता है अतो दीर्घो यही। अतो दीर्घो यही क्या कहता है? यह कहता है अदंत, अदंत धातु के बाद यदि यह प्रत्याहार बाद में हो तो यह प्रत्याहार के परे रहते अदंत अंग को दीर्घ हो जाए। तो यहाँ पर भव जो है वह अदंत है, ह्रस्व अकारांत होने की वजह से बाद में यही प्रत्यय है। यही प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? यही प्रत्याहार के अंतर्गत है या वरट से लेकर के झभई के इया तक के सारे वर्ण आते हैं, यानी समस्त य व र ल ये अंतस्थ वर्ण, समस्त पंचम वर्ण और झ और भ इतने शब्द आ जाते, इतने वर्ण आ जाते हैं। तो यहाँ पर मकार जो है वह पंचम वर्ण है और यही प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए यही प्रत्याहार परे होने पर अदंत भव को दीर्घ हो गया है और दीर्घ होकर हमारा रूप भवामी इस तरीके से सिद्ध हो गया। इसी तरह भवामी सिद्ध होने के बाद हम उत्तम पुरुष द्विवचन में हम कौन सा प्रत्यय ले आएंगे? मिप वस मस, तो वस आएगा उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो हमारा रूप बना भू प्लस वस। फिर इसके हम क्या करेंगे? तिंग सित सार्वधातुकम से मिप एक तिगंत प्रत्यय है, तिगंत होने से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी और सार्वधातुक संज्ञा होने से इसका कर्तरी शब्द से शब्द का आगमन हो जाएगा, तो शब्द आ जाएगा, हमारा रूप बनेगा भू प्लस शब्द प्लस वस। उसके बाद सार्वधातुक अर्धधातुकों से हम गुण कर देंगे, हमारा रूप बनेगा भू प्लस अ प्लस वस। फिर एचो अवयव से अब आदेश कर देंगे, हमारा रूप बन जाएगा भव प्लस वस। और सकार को रुत्व विसर्ग करके अतो दीर्घ यहीं से हम उत्तम पुरुष में हम दीर्घ किए हैं, भाव जैसे भवामी बना था उसी तरह हमारा भवावह बन गया। विसर्ग क्यों लगा? क्योंकि वस में जो सकार है उस सकार से यहाँ पर विसर्ग लग गया है। इसी तरह हमारा आगे भवामह भी सिद्ध होगा। भू से हम मस प्रत्यय ले आएंगे क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन में हमारा रूप भू प्लस मस बनता है।
फिर उसके बाद वही तिंग सित सार्वधातुकम से हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तरी शप से हम शप ले आएंगे और सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण करके एचो एवा यावा से अयादि करके अतो दीर्घ हो यहीं से हम रूप सिद्ध करेंगे, भवाम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। एक बार अंत में फिर से देख लीजिए, टिप तस जी सिप थस था में वस मस, तो हमारा रूप क्या, टिप जब जुड़ता है तो भवती बनता है, तस जब जुड़ता है तो भवतः बनता है, झी जब जुड़ता है तो भवंती बनता है, फिर सिप जब जुड़ता है तो भवश्य बनता है, थस जब जुड़ता है तो भवथा बनता है और थ जब जुड़ता है तो भवध बनता है, फिर मिप जब जुड़ता है तो भवा में बनता है, वस जब जुड़ता है तो भवावह बनता है, मस जब जुड़ता है तो भवामह बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसी तरीके के और ढेर सारे पीजीटी के सारे सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।